खास कार्यक्रम खास खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वहीं मिशन 2022 की तैयारियों को लेकर पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। इस बीच योगी कैबिनेट में बदलाव को लेकर कई कयास लगाए जाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ दौरे ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। पंचायत चुनाव में फतेह के साथ मिशन 2022, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा की तैयारियों का खाका खींचने 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे जेपी नड्डा। योगी सरकार में संभावित फेरबदल और यूपी पंचायत चुनाव को देखते हुए नड्डा का ये दौरा काफी अहम और खास माना जा रहा है। साथ ही इसके कई सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। नड्डा ने मंत्रियों को नसीहत के साथ हिदायत भी दी है। उन्होंने कहा है, जनता और कार्यकर्ताओं से व्यवहार सुधारें, संगठन से समन्वय बनाकर काम करें। इस दौरान नड्डा ने विधायकों, सांसदों के अलावा पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की और आगे की रणनीति को लेकर मंथन भी किया गया। इस मंथन से क्या कुछ अमृत निकला, कैसी हो सकती है बीजेपी की आगामी रणनीति, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में जल्द फेरबदल होने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के लखनऊ दौरे से इसकी चर्चा और तेज हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले संभावित इस बदलाव को लेकर मिशन 2022 की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। माना यह भी जा रहा है कि करीब आधा दर्जन मंत्री उलटफेर से प्रभावित होंगे। कुछ नए चेहरों की एंट्री भी हो सकती है। मंत्रिमंडल में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के अलावा युवाओं को मौका मिल सकता है। बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल का बदलाव तय मानने वालों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकटस्थ माने जाने वाले गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा का समायोजन होना तय है। माना यह भी जा रहा है कि हाई प्रोफाइल शर्मा को जल्द मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। साथ ही किसान आंदोलन से ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान की आशंका देखते हुए कुछ ऐसे नेताओं को महत्व दिया जा सकता है जिनका समाज आंदोलन के खिलाफ और सरकार के पक्ष में डटकर खड़ा रहा हो। दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने मंत्रियों को हिदायत दी। कहा कि मंत्री अपने करीबियों को संगठन में पद दिलाने के लिए दखल न दे, संगठन को अपना काम करने दे, मैं करना बंद कर हम की भावना से काम करें। उन्होंने सभी मंत्रियों को 4 साल का रिपोर्ट कार्ड बनाने और इस साल की कार्य योजना का खाका बताने की हिदायत भी दी है। और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ जुड़ गए हैं RC भट्ट साहब, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर हैं। भट्ट साहब, मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर कयास से तेज हैं और पंचायत चुनाव है, मिशन 2022 की तैयारियां हैं, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच जिस तरह देखा जाए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हाल ही में दौरा हुआ है, लखनऊ पहुंचे थे। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, दौरे के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आया, क्या कुछ रणनीति बनती दिखाई दे रही है? नड्डा का निश्चित रूप से ये दौरा उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस समय वो उत्तर प्रदेश में आए, निश्चित रूप से कुछ बदलाव के संकेत भी दिखने लगे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में लगभग आधा दर्जन मंत्रियों की जगह अभी रिक्त है, जिसमें 2 मंत्रियों की कोरोना से जो मौतें हुई हैं, कमल रानी वरुण और चेतन चौहान, उनसे वो जगहें भी खाली हुई हैं। और उसके साथ साथ निश्चित रूप से ये कहा जाए कि पंचायत चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है, क्योंकि गुजरात कैडर के IAS AK शर्मा, जो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में निश्चित रूप से स्थान दिया जाएगा। क्योंकि मंत्रिमंडल में लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों के जो कार्य हैं उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन संतुष्ट नहीं है, इसीलिए बड़ी नसीहत देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गए कि मंत्रियों को लगातार संपर्क में रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहना चाहिए, अपने कार्यालय में बैठना चाहिए। इस तरह की नसीहतें वो देकर गए, क्योंकि उन्होंने जो फीडबैक लिया उससे ये चीज निकल कर आई कि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो अपने कार्यालयों में नहीं बैठते हैं, वो जनता से नहीं मिलते हैं। इधर कोरोना काल चल रहा था, लेकिन फिर भी कोरोना का प्रकोप जैसे ही कम हुआ है तो उन लोगों को जनसंपर्क बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो भी काम नहीं कर पा रहे। अपने घरों से दफ्तर चलाते हैं, घर के अंदर रहते हैं, कोई भी क्षेत्र का कार्यकर्ता, कोई भी उनका जनता
कोई भी तमाम जो पीड़ित व्यक्ति है जिसे जरूरत है वो उनके से मिलना चाहता है, लेकिन गेट से ही सिपाही कह देता है कि मंत्री जी मुलाकात नहीं करेंगे जी। ये तमाम चीजों की जानकारी उन्हें लगी है। तमाम मंत्रियों के जो व्यवहार हैं वो पूरी तरह से बदले नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं वो अपने आप को स्वयं व्यक्ति समझ रहे हैं जी। और ये तमाम जो रिपोर्टें हैं वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली हैं और उन्होंने ये जो निश्चित रूप से जो उन्होंने सलाह दी है तमाम मंत्रियों को, वो जाहिर सी बात है कि फेरबदल की तरफ संकेत करता है। तो निश्चित रूप से ये तमाम कुछ लोगों का समायोजन जातीय समीकरण देखते हुए कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से रखा जा सकता है जी। और कुछ लोगों की छुट्टी भी की जा सकती है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से खबर ये भी निकलकर सामने है कि मंत्रियों के कामकाज से जेपी नड्डा नाखुश रहे और गाज भी गिर सकती है मंत्रियों की। लेकिन ऐसे में सवाल और एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है जिसको लेकर लगातार कयास लग रहा है भट्ट साहब, वो ये है कि मंत्री पर गाज गिरेगी लेकिन युवाओं को तरजीह देने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि युवा चेहरों को काफी महत्व दिया जा सकता है, साथ ही महिलाओं को भी तवज्जो देने की बात निकलकर सामने आ रही है। किस तरह देखें इन बातों को? कमर, निश्चित रूप से, क्योंकि महिलाओं को सरकार प्राथमिकता देने की बात अपने मैनिफेस्टो में कही है। मंत्रिमंडल में निश्चित रूप से महिलाओं का जो है वो भागीदारी होनी चाहिए और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं युवा उत्तर प्रदेश और निश्चित रूप से ये युवा उत्तर प्रदेश में युवाओं का एक बड़ा योगदान है। मंत्रिमंडल में भी युवाओं को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। योगी सरकार निश्चित रूप से जो है इस तरह काम कर रही है कि युवाओं के हित में हो, पक्ष में हो। तो निश्चित रूप से अगर युवा मंत्री है तो युवाओं के बारे में ज्यादा कुछ सोच सकता है। तो युवाओं को लेने निश्चित रूप से इस मंत्रिमंडल विस्तार में रहेगी। जी बिल्कुल, युवाओं को तरजीह देने की बात हो रही है, महिलाओं को महत्व देने की बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से जातीय समीकरण का आपने जिक्र किया तो क्या लगता है इस जातीय समीकरण को सही तरीके से सही रूप देने को लेकर और क्या कुछ बदलाव होने की उम्मीद जताई जा सकती है? क्योंकि एक या दो नहीं बल्कि 3 मिशन सामने, एक पंचायत चुनाव को लेकर बात की जाए, 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए, साथ में जेपी नड्डा के दौरे को लेकर यह भी लग रहा था कि 2024 की तैयारियों को लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति यहाँ पर बनती दिखाई दी है। तो किस तरह देखें इसको? कमर, निश्चित रूप से जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में ये बड़ा प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछड़ी जातियां, अति पिछड़े जातियों के तमाम नेता सक्रिय हैं। सुहेल देव जो समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ओम प्रकाश राजभर, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। उसके साथ साथ भागीदारी मोर्चा के बाबू सिंह कुशवाहा जो पिछड़ी जातियों के नेता हैं, वो भी लगातार दौरे करके अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी खुद पिछड़ी जातियों की अपने आप को एक मजबूत पार्टी मानती है जी। तो उसका भी पूरा दावा उन लोग तरफ है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये जरूर इस दिशा में सोचेगी कि कुछ पिछड़ी जातियों के लोगों को जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, उनको मंत्रिमंडल में लिया जाए, जिससे उनका प्रतिनिधित्व बढ़े और लोगों से जब संपर्क हो तो ये बता सकें कि हम आपके समाज के लिए काम करने आए। तो ये फार्मूले पर भी भारतीय जनता पार्टी कुछ पिछड़ी जातियों के कोटे से कुछ नए मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, नए मंत्री को शामिल किया जा सकता है क्योंकि वोट बैंक को लेकर कहीं ना कहीं अब साधने की कोशिश शुरू हो गई है क्योंकि चुनावी मौसम बनने लगा है। लेकिन जिस तरह से जातीय समीकरण को लेकर बात की जाए तो हर स्तर पर हर एक पार्टी अपने अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनाव काफ़ी दिलचस्प इसलिए भी माने जाने लगे क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपनी दस्तक देना शुरू कर दी है और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी देखा जाए तो उनके दौरे भी यहाँ पर शुरू हो गए। तो किस तरह देखें इन बातों को? देखिए, निश्चित रूप से कमर, उत्तर प्रदेश में 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसकी लगभग सभी दलों ने अब तैयारियां शुरू कर दी है क्योंकि समय कम है जी। और यही साल एक तरह से चुनावी साल माना जाएगा क्योंकि 2022 में तो चुनाव ही होने हैं जी। 5 जनवरी 2022 को आचार संहिता प्रभावित हो जाएगी जी। तो निश्चित रूप से करने के लिए सरकार के पास, दलों के पास यही 11 महीने का समय है जिसमें पूरी तरह से चाहे वो दौरे कर लें, विकास के कार्यों की घोषणा कर दें, शिलान्यास कर लें, या फिर जो विपक्ष है वह लगातार दौरे करके समझाने की कोशिश करे, सरकार की आलोचना करे और सरकार की कमियों को निकालने का काम करे। तो ये चीजें दोनों तरफ से अब चलेंगी और समय कम है।
बिल्कुल, इन तमाम परिस्थितियों में एक नाम जो सबसे ज़्यादा उठकर निकलकर सामने आ रहा है भट्ट जी, वो ये है कि गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा। और जिस तरह से उनको लेकर काफ़ी कवायद यहाँ पर होती दिखाई दे रही है, उन कवायदों के बीच सियासी सुगबुगाहटें भी तेज़ हैं। किस तरह देखें इस नाम को? कमर, निश्चित रूप से जैसे ही उनका नाम आया था, जी। आपके माध्यम से हमने अपने चैनल्स के व्यूअर्स को सीधे तौर पर यह बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में इनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी जी। और उसके बाद सीधे तौर पर उनको एमएलसी पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया, फिर वो एमएलसी पद के लिए चुने गए। निश्चित रूप से उनका कद बड़ा है, प्रधानमंत्री के वो विश्वस्त सलाहकारों में से एक रहे हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री काल में नरेंद्र मोदी के वो लगभग 13 साल उन्होंने समय बिताया, प्रधानमंत्री कार्यालय में वो सचिव रहे और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के पसंदीदा अधिकारियों में से हैं। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से कहा जाए कि तमाम जो ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है जी, उनको कंट्रोल करने उनकी कुल मिलाकर ही कहा जा सकता है भट्ट जी, कुल मिलाकर ही कहा जा सकता है कि उनकी कार्यशैली को यहाँ पर भुनाने की कोशिश की जा रही है। उनका जो वर्किंग स्टाइल है, उनकी जो इसको भुनाना नहीं कहा जा सकता है, उनकी कार्यशैली का लाभ उठाना जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी चाहेगी और उनको निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में लिया जाना तय माना जा रहा है। बिल्कुल। और एक बात, जिस तरह से देखा जाए, इस तमाम मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरह से कवायदें तेज होती दिखाई दे रही हैं, कयासें और अटकलें भी हैं, लेकिन इस चीज़ को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है जो इस वक्त देश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है भट्ट जी, वो है किसान आंदोलन। और ये माना जा रहा है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, यहाँ आशंका बनती दिखाई दे रही है, उन नेताओं को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए किसानों के और उनके समाजों से जो टच में रहते हैं। तो इसको किस तरह देखा जा सकता है? देखिए, किसान तो सरकार निश्चित रूप से उनको महत्व देगी और देनी भी चाहिए, और किसानों की जो हिमायती करने वाले नेता हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही क्यों ना हो, तो निश्चित रूप से उनको महत्व मिलना चाहिए। और इसको लेकर भी सरकार कोई स्ट्रेटजी निश्चित रूप से बनाई हुई है कि अगर जो किसानों में लोकप्रिय है जो व्यक्ति, उसको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। जी बिल्कुल। और जेपी नड्डा जिस तरह से दौरे पर आए, बैठकें हुई, मंथन हुआ, चर्चा हुई और रणनीति पर भी चर्चा करने के बाद काफ़ी सख्त हिदायतें और जो है सीख भी देते हुए यहाँ पर नजर आए। और जिस तरह से मंत्री अपने करीबियों को संगठन में पद दिलाने के लिए दखल ना दे, इसको लेकर भी उन्होंने सख्त हिदायत दी है। उनका कहना है कि संगठन को अपना काम करने दें, मेमे का जो सुर है उसको बुलंद ना करें, हम की भावना से काम किया जाए। और समन्वय को लेकर भी काफ़ी कुछ बातें करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। तो क्या लगता है इनका कितना असर देखा जा सकता है संगठन में? निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर स्वयं लखनऊ आते हैं, पार्टी के तमाम मंत्रियों और विधायकों से बात करते हैं, तमाम फीडबैक लेते हैं संगठन मंत्री से, और पूरी निगाह है, निश्चित रूप से क्षण के बहुत सारी बातें उनको मिली होंगी, बहुत सारे लोगों के कार्यों की शैली के बारे में, क्षमता के बारे में, पार्टी के संगठन के बारे में, तो उनकी जो जरूरी हिदायतें थी वो उन्होंने साफ तौर पर दिया है। आचरण, कार्यशैली दोनों सुधारने की बात कही है उन्होंने। कार्यशैली निश्चित रूप से मंत्रियों की बहुत अच्छी नहीं है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जनता से उनकी दूरी है जी। और ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को भी इस बात का पता है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में तो निश्चित रूप से इस तरह का जो ढांचा है उसमें राष्ट्रीय और अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के पास असीमित बहुत सारे अधिकार होते हैं, संगठन के पास अधिकार होते हैं, और वो संगठन के अधिकारों का प्रयोग और उपयोग निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते हैं। बिल्कुल। और भट्ट साहब, अन्य सियासी दलों को लेकर, उनके मुकाबले अगर बीजेपी को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर इस संगठन में खास बात ये नज़र आती है कि एक मत एक राय वाला काम यहाँ पर होता दिखाई देता है। हालांकि अंदरूनी तौर पर देखा जाए हर एक पार्टी में कहीं ना कहीं अंतर्कलह और अविश्वास देखने को मिलता है, लेकिन जब कोई दिग्गज नेता, कोई दिग्गज पदाधिकारी इस तरह की हिदायत और नसीहत देकर जाता है तो उसको सभी फॉलो करते यहाँ पर दिखाई देते। और शायद यही वजह है कि संगठन लगातार मजबूती की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है और इसका कहीं ना कहीं फायदा चुनावों में भी देखने को मिलता है। भट्ट जी, देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी एक बेस कैडर पार्टी है। बूथ स्तर पे इसके कार्यकर्ता बहुत सक्रिय हैं, क्षेत्र स्तर पे, पंचायत स्तर पर, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर इसके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार केंद्र सरकार की योजनाओं का, प्रदेश सरकार की योजनाओं का, उनकी उपलब्धियों का, ये तमाम चीजें जो है वो बताने का काम करते हैं। और इससे कहीं न कहीं संगठन को बड़ा गतिशीलता मिलती है, मजबूती मिलती है और जनाधार बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी को मिलने वाला है।
जी बिल्कुल। और जेपी नड्डा को लेकर बात करें भट्ट जी, तो उन्होंने सभी मंत्रियों को 4 साल का रिपोर्ट कार्ड बनाने और इस साल की कार्य योजना का खाका तैयार करने को लेकर भी हिदायत दी है। तो क्या लगता है, जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ये योजना है, जो विकास के कार्य हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने को किस तरह लाभ लिया जाए? क्या कुछ रणनीति बन सकती है, क्या कुछ रोड मैप बन सकता है? इसको लेकर क्या बातें निकल कर सामने आई हैं? हाँ, निश्चित रूप से कमर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जन जन तक उसको पहुंचाने का काम करें। वो योजनाएं सरकार की जनता को मिल रही हैं कि नहीं, चाहे किसानों की बात करें, मजदूर की बात करें, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं, उससे क्या फायदे हो रहे हैं, वो जन जन तक पहुंच के वो फिर वोट में कन्वर्ट हो। ये पॉलिसी तो भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से है और इससे कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, मैंने जब इस बात को लेकर आपसे बात की कि वोट बैंक को लेकर, चाहे ब्राह्मण वोट बैंक की बात कर ली जाए, मुसलमानों को लेकर बात कर ली जाए, या फिर दलितों को लेकर बात कर ली जाए, हालांकि अब तक जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा इनकी हिमायती, इनकी हितैषी बनती लगातार दिखाई दे रही है, उनको साधने की भरपूर तरीके से कोशिश भी की गई। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को बम्पर वोटिंग मिली और जिस तरह से काफ़ी सारी सीटें मिली, तो क्या लगता है इस बार वोट बैंक का कितना असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अन्य दल भी उनको साधने की कोशिश में लग गए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लहर थी भारतीय जनता पार्टी की 2017 में, लगातार जिस तरह से योगी स्टार प्रचारक रहे जी, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर, पहली सरकार की वो चुनाव में आए थे, लोगों ने बहुमत के साथ वोट दिया था, बहुमत के साथ सरकार बनी थी। अब निश्चित रूप से विपक्ष कहीं कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कुनबे को बढ़ा रही है, इधर समाजवादी पार्टी भी अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहीं मृतप्राय है। और निश्चित रूप से कहा जाए, अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, सभी पार्टियां पूरी तरह ये कोशिश कर रही हैं कि अपने अपने जनाधार को बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ जो प्रदेश सरकार ने कार्य किए हैं उस पर आलोचना किया जाए, तमाम चीजें, सरकार की कमियों को निकाला जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसकी जवाब देती हुई नजर आ रही है और योगी लगातार जो है अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और जनाधार बढ़ने की भली बात कही जा रही है और इसको लेकर गंभीरता से पार्टियां एक अलग रणनीति के तहत आगे भी बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से वोट बैंक को लेकर बात की जाए, तो अलग अलग पार्टी के हिसाब से कहीं ना कहीं वोट बैंक बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इसका कितना असर पूरे सियासी पटल पर देखने को मिल सकता है? देखिए, विपक्ष अलग चुनाव लड़ रहा है कमर। निश्चित रूप से कहा जाए कि मायावती ने पहले ही कह दिया है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी। अखिलेश यादव का भी लगभग ये बयान है कि छोटे दलों के साथ गठबंधन संभव है। और जिस तरह से छोटे छोटे मोर्चे बन रहे हैं, जिस तरह से लगातार पिछड़ी जातियों का अलग दल तैयार हो रहा है, अल्पसंख्यकों का अलग तैयार हो रहा है, हैदराबाद से ओवैसी साहब भी यहाँ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहा जाए कि कहीं न कहीं बिखरे विपक्ष का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और विपक्ष अगर अलग अलग चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से जो है वो बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच जो सबसे खास बात निकलकर सामने आती है भट्ट जी, वो है मुद्दों की राजनीति। क्योंकि इस बार जिस तरह से मुद्दों को लेकर विपक्ष, खासकर के उत्तर प्रदेश में देखा जाए, मुद्दों को उस हिसाब से नहीं भुना पाया जिस तरह से आवाज बुलंद करता जरूर नजर आता है। तो क्या लगता है किस तरह के मुद्दों को लेकर सियासी बिसात बीत सकती है इस बार उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से सियासी बिछाव मुद्दों को लेकर ही, विपक्ष तो मुद्दों को लेकर ही जाएगा। आप पार्टी जिस तरह लगातार सरकार की आलोचना कर रही है, अखिलेश यादव लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को लेकर आगे चलने वाली है। जो उन्होंने विकास कार्य किए, जो उन्होंने योजनाएं बनाई, इधर बहुजन समाज पार्टी लगातार कहीं न कहीं सरकार की आलोचना करती नजर आ रही है, सरकार की कमियों को उजागर करने का काम कर रही है। मायावती लगातार तमाम मुद्दों पर विवाद से राय देती हैं और वही अखिलेश यादव लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से लगातार सरकार की तमाम नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और ये लड़ाई बड़ी घमासान होगी। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कहा जाए कि बिखरे विपक्ष का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और विपक्ष अगर अलग अलग लड़ेगा तो निश्चित रूप से जो है कमजोर होगा। बिल्कुल। जब मुद्दों को लेकर बात आती है तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है इन दिनों वो है किसान आंदोलन और किसानों 3 कृषि कानूनों को लेकर। तो क्या लगता है आगामी दिनों में इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का कमर कोई ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता जो किसान राकेश टिकैत वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनका कोई, वो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ संभागों के वो किसानों को साथ में जाकर वहां पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं,
लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों में अभी वो उबाल देखने को नहीं मिल रहा है जी। कि किसान आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश में कहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिलों में लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान सड़कों पर है, इस तरह की कोई चीजें देखने को नहीं मिल रही। चलिए, बिल्कुल तमाम परिस्थितियों को लेकर यही कहा जा सकता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला और काफ़ी दिलचस्प तस्वीरें निकलकर सामने आने की उम्मीद अब बनने लगी है। यहाँ पर अब जेपी नड्डा भी दौरा कर चुके हैं भट्ट साहब, और इसके बाद रणनीति पर क्या कुछ मंथन हुआ और रणनीति को किस तरह से अमल में लाया जाएगा, वाकई देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सियासी बिसात यहाँ पर अब बिजती नजर आने लगी है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर पंचायत चुनाव होने, इसको लेकर राजनीतिक घमासान लगातार देखने को मिलने लगा है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा जिस तरह से यहां पर हुआ है, क्योंकि ये अब उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ की टीम में कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है, कैबिनेट में बदलाव देखने को मिलेगा, पुराने मंत्रियों में से कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, तो युवाओं को तरजीह देने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। और एक खास बात यह भी है कि यहां पर मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं महिलाओं को तवज्जो देने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जेपी नड्डा हिदायत देकर गए हैं, समझाइश देकर गए और किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, ये इस बात को लेकर चर्चा करके यहां पर गए, इसका कितना असर देखने को मिलता है और क्या कुछ स्थिति परिस्थिति बनती यहां पर दिखाई देती है, देखने वाली बात होगी। खास खबर में फिलहाल इतनी, खबरों का सिलसिला जारी, बने रहिए।